मैं संस्कृत टीचर विष्णु शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपकी निरोगी और स्वस्थ रहने की मंगल कामना करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले कुछ एक दो वीडियोज़ में आपने कंप्लेंट की कि बोर्ड पे जो भी कुछ लिखा जाता है वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो देखिए बेटा, जब भी कोई सब्जेक्ट टीचर किसी टॉपिक को लेकर वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपके उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है। अब आप उसको किस तरीके से प्ले करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप डायरेक्ट वीडियो को टच करके प्ले करते हो तो उस कंडीशन में वो वीडियो आपके व्हाट्सएप में ही प्ले होता है। तो ऐसी उस परिस्थिति में उसकी पिक्चर क्वालिटी डाउन रहती है, ब्लर नज़र आता है। तो आप उसको व्हाट्सएप में डायरेक्ट प्ले नहीं करके नीचे जो ब्लू लिंक दिया होता है उस पर टच कीजिए। वहाँ से वो वीडियो अपने स्कूल के ग्रुप में यूट्यूब पर प्ले होगा और यूट्यूब में फिर आपको ऊपर 3 डॉट नज़र आएंगे। उन 3 डॉट को आप जैसे ही टच करोगे तो आपका वीडियो कौन सी क्वालिटी पर प्ले हो रहा है वो नज़र आएगा। वहाँ आपको लिखे हुए ऑप्शंस मिलेंगे 144p, 240p, 360p, 480p, ऐसे ही 720 और 1080। अगर आपका वीडियो इन 2 रिजोल्यूशन वाली पिक्चर क्वालिटी पर प्ले हो रहा है तो बोर्ड पे जो भी कुछ लिखा जाता है वो आपको ब्लर नज़र आएगा। तो आप अगर 144 पर प्ले हो रहा है तो आप उसको यूँ टच करोगे तो आपके सामने ये अदर ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आप वीडियो को 360 क्वालिटी पर प्ले कीजिए। इससे जो भी कुछ लिखा है वो समझ में भी मतलब एकदम क्लियर नज़र आएगा और डेटा भी कम यूज होगा। अब इसके आगे आप कौन सी क्वालिटी यूज करते हो ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन इन 2 को छोड़कर आप जिस क्वालिटी पर भी, जिस रिजोल्यूशन पर भी, जिस पिक्सल क्वालिटी पर प्ले करोगे वीडियो हमेशा क्लियर नज़र आएगा। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर किसी टॉपिक को लेकर या ऐसे किसी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है सामने, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में संबंधित विषयाध्यापक के नंबर शो कर रहे हैं, तो आप अपनी उस समस्या को डायरेक्ट व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, तो जिससे कि हम आगामी वीडियोज़ में उन समस्याओं का समाधान कर सकें। तो चलिए अब हम संस्कृत व्याकरण की व्यंजन संधि के अगले भेदों का अध्ययन करते हैं। पिछली कक्षा में हमने व्यंजन संधि के ष्टुत्व और इष्टुत्व भेद का अध्ययन किया। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ष्टुत्व संधि में दंती से और तयवर्ग, तालव्य से और चयवर्ग के वर्ण एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ऐसी उस परिस्थिति में दंती से और तयवर्ग के वर्णों के स्थान पर तालव्य से और चयवर्ग हो जाता है। ये पहचान थी ष्टुत्व संधि की। ठीक इसी तरह दूसरा भेद आपने पढ़ा ष्टुत्व संधि, उसमें भी दंती से और तयवर्ग के वर्ण, मूर्धन्य से और तयवर्ग के वर्ण जब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो दंती से और तयवर्ग के वर्णों के स्थान पर मूर्धन्य से और तयवर्ग के वर्ण हो जाते हैं। ये नियम था ष्टुत्व संधि का। ष्टुत्व संधि में क्या था? दंती से और तयवर्ग के वर्णों के स्थान पर तालव्य से और चयवर्ग के वर्ण हो जाते थे और ष्टुत्व संधि में दंती से और तयवर्ग के वर्णों के स्थान पर मूर्धन्य से और तयवर्ग के वर्ण होते थे। तो चलिए आज हम व्यंजन संधि के तीसरे भेद जसत्व संधि का अध्ययन करेंगे। सूत्र है झलाम जसोअंते। देखिए झलाम जसोअंते, इस सूत्र में 2 प्रत्याहार मिले हुए हैं, एक झल प्रत्याहार और दूसरा जस प्रत्याहार। इन दोनों प्रत्याहारों में सम्मिलित वर्ण और इस सूत्र का जो अर्थ है वो लिखित रूप में कुछ इस प्रकार से है कि जब किसी शब्द के अंत में झल प्रत्याहार, अर्थात झल प्रत्याहार में कौन से वर्ण हैं? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण एवं श, श, स और है।
वर्ण आए और इनके ठीक सामने कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो तो झल प्रत्याहार के ये जो वर्ण हैं, मतलब वर्ग का जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण या तीनों से या है, इनके स्थान पर जस से तात्पर्य है वर्ग के तीसरे वर्ण। यहाँ पर जो वर्ण नज़र आ रहे हैं ये वर्ण अपने अपने वर्ग के तीसरे वर्ण हैं। तो पांचों वर्गों के तीसरे वर्णों को जब मिला देते हैं तो जस प्रत्याहार का निर्माण होता है। तो जय, ब, ग, ड़ और द ये वर्ण अपने अपने वर्ग के तीसरे वर्ण हैं। तो ये वर्ण झल प्रत्याहार के इन वर्णों के स्थान पर हो जाते हैं। तो चलिए किस तरीके से परिवर्तन होता है हम उदाहरण के रूप से देखेंगे कि जैसे अपना उदाहरण है दिक् प्लस अंबर है। तो ये जो प्रथम शब्द है इसके अंत में, मतलब इस जगह वर्ग का पहला वर्ण भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा या चौथा भी हो सकता है, तीनों से या है भी हो सकता है, और उसके ठीक सामने इस जगह कोई स्वर हो सकता है और कोई व्यंजन हो सकता है। तो ऐसी इस परिस्थिति में जब आप इन दोनों शब्दों में संधि करोगे तो याद रखना इस नियम के अनुसार इस जगह पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है उसके स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर स्वर है तो मात्रा के रूप में मिल जाएगा और अगर व्यंजन है तो वो व्यंजन ही रह जाएगा। और इस जगह वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण है तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जय, ब, ग, ड़ और द इनमें से कोई एक वर्ण हो जाएगा। अब वो कौन सा वर्ण होगा इनमें से, ये इस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन से वर्ग का कौन सा वर्ण आ रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात, व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क, च, ट, त और प। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। उन 5 वर्णों में प्रत्येक वर्ग के अंतिम अनुनासिक वर्ण को आप छोड़ दीजिए। जैसे क वर्ग का अंग, च वर्ग का य, ट वर्ग का अण, त वर्ग का न और प वर्ग का म। ये जो वर्ण हैं इन वर्णों की स्थिति प्रथम शब्द के अंत में नहीं होगी। फिर कौन से वर्णों की होगी? इनको छोड़कर कौन से बच गए? पहला भी हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा या चौथा भी हो सकता है। इनमें से कोई एक वर्ण आपको प्रथम शब्द के अंत में दिखाई देगा। देखिए इस सूत्र की जो परिभाषा है ना वो थोड़ी व्यापक है। व्यापक से तात्पर्य है कि ये कह रहा है कि यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक के वर्ण और तीनों से और है में से कोई सा भी हो सकता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे तो आप देखोगे कि जो अधिकांश उदाहरण हैं उन उदाहरणों में आपको प्रथम शब्द के अंत में वर्ग का पहला वर्ण नजर आएगा। कौन सा नजर आएगा? वर्ग का पहला वर्ण। हालांकि सूत्र कहता है कि जल प्रत्याहार में वर्ग का पहला भी हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा वर्ण हो सकता है। लेकिन जब अभ्यास करते हैं, अपने सामने उदाहरण आते हैं तो इस नियम के अनुसार आपको सर्वाधिक जो उदाहरण मिलेंगे वो इस जगह पर प्रथम शब्द लिए हुए होंगे। तो जब आप संधि करोगे तो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा और तीसरे वर्ण में बदलकर सामने वाले शब्द से जुड़कर नए शब्द की रचना करेगा। जैसे कि दिक् प्लस अंबर की जब संधि करते हैं तो क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? क, ख, ग। तो इस क की जगह ग हो जाएगा, दी, ग। अब सामने स्वर आ रहा है तो ये स्वर इस ग में मिल जाएगा, दिग। अब शेष बचे हुए शब्द को इसके साथ जोड़ दीजिए, दिगंबर है। शब्द की क्या रचना हुई? दिगंबर है। ठीक ऐसे ही अच प्लस अंत्य में जब संधि करोगे तो च के स्थान पर वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। और च वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? च, छ, ज। तो च की जगह पर हुआ ज। अब इस ज में ए जुड़ जाएगा, हलंत हट जाएगा, जोड़ने पर अजंत है। ठीक ऐसे ही जगत धन ईश है। तो तय वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? तय, थ, द। तो तय की जगह पर द होकर ई जोड़ दीजिए, जगतीश है। अब जब सामने व्यंजन हो तो उस सामने वाला व्यंजन
जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर परिवर्तन किस जगह होता है? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में होता है। और क्या होता है कि वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। जैसे वाग प्लस दानम की संधि करोगे तो शब्द की रचना होगी वाग दानम। हलंत रह गया ना, ये देखिए हलंत रह गया। क्यों? क्योंकि सामने स्वर नहीं था, व्यंजन था। तो सामने व्यंजन होने के कारण ये क की जगह जो गय हुआ वो हलंत रह गया, तो वागदानम शब्द की रचना हुई। ठीक ऐसे ही सट प्लस आनन का की जब संधि करते हैं तो टैवर का तीसरा वर्ण कौन है? ट, ठ, ड़। तो स, ड़। सामने वाले आस्वर को इसमें जोड़ दीजिए, शब्द बन जाएगा सड़ानन है। और जब सामने व्यंजन हो तब ये हलंत रह जाएगा, ए, त, द। क्योंकि तैवर का तीसरा वर्ण कौन है? द है, तो एतद। और वचनम को इसके साथ जोड़ दीजिए, एतद वचनम। तो ठीक इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में अभ्यास करते हुए आप शब्दों का निर्माण करोगे। इन सभी में आपको अभ्यास करना है और संधि करके शब्दों की रचना करनी है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि प्रथम शब्द के अंत में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण या तीनों से और है में से कोई भी वर्ण हो सकता है। इस नियम के अनुसार मैंने आपसे कहा कि इस सूत्र का अर्थ व्यापक है, लेकिन निष्कर्ष रूप में आपको ये समझना है कि प्रथम शब्द के अंत में वर्ग का प्रथम वर्ण हो तो उसको उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित करके दूसरे शब्द के साथ जोड़ते हुए शब्दों की रचना करनी है। अगर सामने स्वर आ रहा हो तो वो स्वर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में जो परिवर्तन हुआ है उसमें मात्रा के रूप में मिल जाएगा, और अगर व्यंजन है तो वो व्यंजन ही रह जाएगा। जैसे कि यहाँ हुआ है, देखिए एतद वचनम। स्वर है तो मात्रा के रूप में मिल जाएगा, और अगर व्यंजन है तो व्यंजन ही रह जाएगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है या समझ में नहीं आ रहा हो या तो ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आने वाली कक्षा में हम इसी संधि के दूसरे नियम की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।